नमस्कार दोस्तों। राजनीतिक बिसात बीत चुकी है और पश्चिम बंगाल में कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और चुनाव की धूमधुमी बच सकती है और इसे लेकर सारे राजनीतिक दल सक्रिय पहले से ही है और अब जैसे जैसे लग रहा है कि आज हो कल हो कभी भी घोषणा हो सकती है। तो आप देख सकते हैं जितने भी राजनीतिक सरगर्मियां हैं या कार्यक्रम है पूरे चरम पर हो गए। लगातार आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं और राज्य सरकार की बात करें तो उनके द्वारा भी ममता बनर्जी लगातार राज्य के दौरे पर है और साथ ही बहुत सी योजनाओं का, सैकड़ों की संख्या में योजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो इन कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। तो कह सकते हैं कि पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में पूरे चरम पर है और इससे सिलीगुड़ी अछूता कैसे रह सकता है। आप लगातार देख रहे हैं सिलीगुड़ी में भी इस तरह की गतिविधियां जोरों पर है और जब सब कुछ जोरों पर है तो खबर समय कैसे बैठ सकता है। हम भी आ गए हैं राजनीतिक बातों को लेकर, क्योंकि राजनीतिक बातें और जो छोटी छोटी बातें हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं अपने स्थानीय नेताओं के माध्यम से, क्योंकि जो हमारे स्थानीय नेता है वो हमारे सबसे नजदीक है और उनके द्वारा ही हम कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ते हैं। तो इसी सिलसिले में आज से हम शुरू कर रहे हैं राजनीतिक बातों का सिलसिला और आज प्रथम एपिसोड में हमारे साथ हैं संजय पाठक जी। संजय पाठक जो कि तृणमूल कांग्रेस के टाउन प्रेसिडेंट हैं, आपसे बता दें, और पूर्व पार्षद है, 1 नंबर वार्ड से पार्षद और MIC भी रह चुके हैं और अपने जो विभाग बात के लिए जाने जाते हैं, हिंदी भाषियों के कह सकते हैं कि प्रमुख नेताओं में इनकी गिनती होती है और आप सभी जानते हैं कि सिलीगुड़ी जो है उसमें हिंदी भाषियों का एक अच्छा बोलबाला है, एक अच्छी संख्या में है और कहीं ना कहीं राजनीति को प्रभावित भी करते हैं। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं संजय जी से। सबसे पहले स्वागत करते हैं संजय जी, नमस्कार, आप खबर समय में आए, बहुत बहुत स्वागत आपका सर जी। संजय जी, मैंने शुरू में ही कहा कि राजनीतिक सरगर्मियां पूरी तेज है और आप लोग भी इससे अछूते नहीं है और कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो आपके विचार से कब विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा खबर समय की पूरी टीम को और विशेष करके आपको, जो आज आपने राजनीतिक चर्चा के लिए मुझे बुलाया है, इसके लिए मैं आपका अरे नहीं सर, हम तो चाहेंगे रहूंगा आप जैसे लोग आए और खुलकर राजनीतिक जो बातें हैं वो बातें हो जाएं, लोग तक पहुंचे, आपका संदेश पहुंचे और जनता की जो बातें हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें जी। तो ये मैं पूछ रहा था आपसे, तो आपको क्या लग रहा है कि कब चुनाव की घोषणा हो सकती है? चुनाव, ये तो पूरे राज्य का चुनाव है और हमारे राज्य पश्चिम बंगाल के साथ साथ और भी स्टेट में चुनाव होना है। ये चुनाव इलेक्शन कमीशन, 4-5 राज्यों में चुनाव होने वाले, इलेक्शन कमीशन ही इस बात को वो डिक्लेयर करते हैं और दिल्ली में जो हेड ऑफिस है उस हेड ऑफिस से ही निर्वाचन कमीशन के तरफ से घोषणा किया जाएगा। लेकिन उम्मीद लगाया जा रहा है कि फरवरी 2nd वीक में हो जाएगा। 15 तारीख के पहले पहले होने का संभावना लोग अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन ये तो फाइनल डिसीजन तो लेना है निर्वाचन कमीशन को। तो चलिए संजय जी बात करते हैं, क्योंकि लोकल से पहले बात करें और क्योंकि आप पार्षद भी रह चुके हैं, 1 नंबर वार्ड के आप पार्षद रह चुके हैं और सिलीगुड़ी में बहुत सी समस्याएं, जैसे ट्रैफिक जाम की समस्या, सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम की है। महानंदा आप देख रहे हैं, महानंदा जो कि सिलीगुड़ी की लाइफ लाइन है, वो कहीं ना कहीं दम तोड़ती नजर आ रही है और विलुप्त तो होती नजर आ रही है महानंदा। और साथ ही बात करें सलम बस्ती जो इन महानंदा के किनारे ही लगभग ज्यादा से ज्यादा महानंदा किनारे बसी हुई है, उनकी भी बदहाल स्थिति है। तो आप क्योंकि सत्तासीन पक्ष से भी है और साथ ही नगर निगम में आप पहले रह चुके हैं, तो आप कैसे देखते हैं इन समस्याओं का क्या समाधान होने की कोई संभावना है? इसके लिए पूरे तौर पर वामपंथी सरकार इसके लिए पूरे तौर पे जिम्मेवार है। 34 साल मैं रोकूंगा, 10 साल से आपकी भी सरकार है सर, 34 साल बता रहे हैं आप, 34 साल यहाँ वामफ्रंट का शासन रहा। वामफ्रंट का शासन मतलब बंगाल में भी उनका शासन था, सिलीगुड़ी शहर पे भी उनका शासन था और यहाँ की विधायक भी उन्हीं के थे, यहाँ का कॉरपोरेशन में भी उन्हीं का राज था और महकमा परिषद में भी उन्हीं का राज था, तीनों जगह। और जो अभी तक जो यहाँ के अभी अगर राज्य को छोड़ दे तो लोकल में अभी भी कायम है जी। वर्तमान जो यहाँ के जो मेयर जो थे, अभी जो प्रशासक के रूप में वो चार्ज जो लिए हुए हैं, वो पश्चिम बंग सरकार में 21 साल तक
शहरी विकास मंत्री रहे। हाँ बिल्कुल। इसी शहर में उनका घर है, 20 नंबर वार्ड में घर है। लेकिन शहर को सही तरीका से परिकल्पना हिसाब से अगर सही तरीका से प्लानिंग अगर करते तो आज हमारा इस शहर का ये स्थिति नहीं रहता। लोग एक जगह से 1 किलोमीटर जाने में, हिलकट रोड या सेवक रोड जाने में तकरीबन कम से कम 20 मिनट का समय लगता है, जो कि 1 किलोमीटर गाड़ी से अगर जाने में 1 मिनट से 1.5 मिनट, 2 मिनट बहुत हो गया, आज यहाँ 20 मिनट लग रहा है। इसके लिए पूरे तौर पर जिम्मेवार वामपंथी सरकार रहा है। और जो यहाँ पर जो अभी वर्तमान में जो यहाँ का बोर्ड है, ये बोर्ड भी इसके लिए जिम्मेवार है। उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। अगर प्लानिंग अगर रहता। लेकिन संजय जी 10 साल से आपकी सरकार है, टीएमसी की सरकार है जी, तो उन्होंने इस दिशा में क्या कदम? सर मेरे सरकार के तरफ से शहर के अंदर में न ही मेरे यहाँ का स्थानीय जो बोर्ड है वो हमारा बोर्ड नहीं है, महकमा परिषद हमारा नहीं है, एमएलए हमारे नहीं है, एमपी हमारे नहीं है, सिलीगुड़ी नगर निगम हमारे पार्टी का नहीं है, हमारे एक भी यहाँ पर कोई प्रतिनिधि उस तरह से नहीं है जो कि हम उस बोर्ड के हिसाब से काम कर सके। हाँ, थोड़ा बहुत हम लोग एसजेडीए के माध्यम से अभी हमारे जो चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और जो हमारे सदस्य हुए हैं उनके तरफ से कुछ जो काम हो रहा है। लेकिन नगर निगम, तो आपके हिसाब से आपके एमपी नहीं है, आपके एमएलए नहीं है, आपके मेयर नहीं है, तो ये कोई काम नहीं कर रहे? सर यहाँ के लोग तो जिताए थे जो स्मार्ट सिटी के लिए सिलीगुड़ी शहर में 2009 से यहाँ पर हम लोग, हमारे यहाँ के नागरिक सभी दोनों हाथ से आशीर्वाद दिए हैं कि सारा दोनों हाथ से आशीर्वाद दिए हैं। किसकी तरफ? आप भाजपा के तरफ, अच्छे दिन के तरफ, खुलेआम तौर पर। 2009 यहाँ से जीते हैं उनके सांसद जसवंत सिंह जी, 2014 यहाँ से अहलुवालिया जी जीते, भारत सरकार में अच्छे दिन के सरकार में मंत्री थे। अभी राजू बिष्टा जी 2019 से अभी कंटिन्यू तकरीबन 1.5-2 साल उनका भी होने वाला, 2 साल हो जाएगा, अप्रैल मई में उनका भी 2 साल हो जाएगा। तो सिर्फ अच्छे दिन हम लोग सांसद को चुने थे। लेकिन उनके तरफ से अगर कोई भी तरह का शहर में किसी भी अगर विकास का अगर कुछ काम किया गया हो तो लोग को बतावे, खुल के बतावे। एक भी काम हमारे पार्टी का सबसे, हम लोगों के लिए, पार्टी नहीं हम लोगों के लिए जो समय रहा कि हमारे यहाँ पर अगर हमारा बोर्ड रहता, अगर हमारे यहाँ से विधायक रहते, अगर हमारे यहाँ सांसद रहते तो जरूर हम लोग हमारे पार्टी के तरफ से या हमारे सरकार की तरफ जरूर यहाँ पर काम हो। जैसे पार्टी की बात हो रही है और हम लोकल स्तर पे बात कर रहे हैं, और आप पूर्व पार्षद 1 नंबर वार्ड के हैं, सनम बस्ती का इलाका है, और आप वहां पर 5 साल आपने काम किया, और उसके बाद शायद वार्ड आरक्षित होने की वजह से आप वहां से चुनाव नहीं लड़ पाए, और वहां आपके ही वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई जी। तो पहली बात तो ये जीत क्यों हुई, और जीत हुई तो ये 5 साल में और आपके शासनकाल में आप कितना अंतर महसूस करते हैं 1 नंबर वार्ड से? 5 साल में हमसे पहले तकरीबन 28 साल वहां पर वामपंथी वहां पर काउंसलर थे आरएसपी के, और उनके समय में 28 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। थोड़ा बहुत जो भी काम वो किए, थोड़ा बहुत रास्ता, ड्रेन जो 100% होना चाहिए उसमें मान लीजिए 10%, 15%, 20%, कहीं 5% वो शुरुआत किए थे। लेकिन उसके बाद जब काउंसलर बनने के बाद 1 नंबर वार्ड में तकरीबन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से तकरीबन 5 करोड़ रुपए का काम किया गया था, जो कि शायद एक रिकॉर्ड होगा। पूरे नदी में, पंचने नदी में बांध का निर्माण करवाया गया था आपके कार्यकाल जी 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 जी। तो ये नगर निगम की तरफ से नहीं, ये राज्य सरकार की तरफ से। उस समय तत्कालीन सेच मंत्री मानस भुइया थे, उन्होंने ही फंड अलॉटमेंट करवाया था तकरीबन 1,64,00,000 रुपए का। हमारे यहाँ पर 1 नंबर वार्ड में स्लम बस्ती होने की वजह से बहुत समस्या लोगों को फेस करना पड़ता था।
हमारे यहाँ मैदान है, आपको डीजल कॉलोनी मैदान, विप्लव स्पोर्टिंग क्लब का मैदान, बस्ती मार्ट एक बोला जाता है, BRI कॉलोनी का मैदान, सभी मैदान में हमने लाइट लगवाया। जो लोग दिन में काम करने जाते हैं, अगर शाम के बाद अगर काम से अगर लौटेंगे, जो बच्चे, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई करने जाते हैं, रात को अपने मैदान में खेल सके। हमने एक सिर्फ बानी मंदिर स्कूल को छोड़ करके, चूंकि वो रेलवे का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था वहां पर, बाद बाकी सभी मैदान में हमने लाइट लगाया। पार्क में हमने डीजल स्पोर्टिंग क्लब के पार्क में लाइट लगवाया। आजादी के बाद से लेकर के 1 नंबर वार्ड में महानंदा कॉलोनी के बगल में एक बस्ती है, रेलवे हॉस्पिटल कॉलोनी, वहां पर लाइट नहीं था लोगों के घर में, लोग ढिबरी जलाते थे, वो लालटेन। मैंने काउंसलर बनने के बाद वहां के लोग जब आशीर्वाद लेकर के वहां पर उस इलाका में लाइट लगवाया। आज भी आप अगर जाकर के कोई अगर इंक्वायरी कर ले, कुलीपारा से जब निकलते हैं, धर्मनगर से लेकर के 4th महानंदा ब्रिज तक 1.25 किलोमीटर का एरिया था। उस पूरे 1.25 किलोमीटर एरिया में रास्ता में एक भी ना पोल था ना लाइट था। छठ पूजा के पहले, ठीक पहले वहां पर लाइट लगवाया। क्षेत्र के लोग बोलेंगे तकरीबन 500 से ऊपर लोगों को, हमारे क्षेत्र में 500 से ऊपर लोगों को पेंशन हमने दिया, विधवा पेंशन, वार्धक्य सर जी, आप पेंशन। महानंदा की बात करें तो 1 नंबर वार्ड में महानंदा का इलाका पड़ता है। जी, तो करीब करीब महानंदा 1.5 किलोमीटर। महानंदा को लेकर आप क्या कहेंगे? दम तोड़ रही है महानंदा। महानंदा का केवल देखा जाता है कि छठ पूजा के अवसर पर ही उसका ख्याल लोगों को या प्रशासन को आता है, उसके बाद बाकी साल के 363 दिन महानंदा कहाँ है, कोई इसकी जानकारी नहीं लेता है। इस बात को लेके दुख है। जो जितना भी राजनीति होता है वो छठ पूजा के समय भी होता है, और प्रत्येक लोग जाकर के वहां राजनीति करते हैं। हाँ। और टीवी मीडिया में आने के लिए, राजनीतिक जमावड़ा टीवी मीडिया में आने के लिए जो लोग उनको जाने, उस पर बड़ा बड़ा बहस होता है। और ठीक महानंदा ब्रिज के नीचे खड़े होकर के बहसबाजी करते हैं 3 दिन 4 दिन। सारा जितना भी शहर का पेपर है, जितना भी प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया, वो जितने हैं, वो 3-4 दिन तक प्रत्येक साल इतना बड़ा वहां पर लोग छठ पूजा के समर्थक बन जाते हैं कि 3-4 दिन तक बाजार पूरा गर्म रहता है। लेकिन उसके बाद गिने चुने लोग ही हैं जो महानंदा पर सोचते हैं, बोलते हैं, कुछ करने का तमन्ना रखते हैं। हम एक दिन गए, 25 लोग को लेकर के गए, साफ कर दिए, उससे महानंदा साफ नहीं हो सकता है। उसके लिए एक एक्शन प्लान था, कुछ काम हुआ भी था, लेकिन किन कारणों से काम बंद हुआ ये नहीं कह सकते, मालूम नहीं। 1 नंबर वार्ड में तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया पाइप का काम हुआ था, जो उसी से ड्रेन का पानी जाएगा। शहर की जितनी भी ड्रेन है सबका पानी तो महानंदा में जा रहा है, फिर महानंदा सुधरेगा कैसे, महानंदा साफ कैसे होगा? सिर्फ वहां छठ पूजा के समय में 2 दिन 3 दिन 4 दिन जाकर के वहां नौटंकी करने से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ 3 दिन 4 दिन महानंदा को अगर हम साफ कर देंगे, अच्छा संजय जी, तो इसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेवार है तो इसके लिए नगर निगम जिम्मेवार है। नगर निगम के कमिश्नर जिम्मेवार हैं, नगर निगम के जो प्रशासक हैं वो जिम्मेवार हैं। जब तक वो जो भी बस्ती एरिया का ड्रेन एक जगह पानी अगर नहीं जाएगा, अब ड्रेन का सारा पानी आता, फिर अब साफ कैसे होगा? महानंदा को आप किस तरह से साफ कर सकते हैं? अभी भी हमारे यहाँ पर बहुत सारा समस्या है। जो लोग अभी भी आज के दिन में भी टॉयलेट के लिए जाते हैं नदी के अंदर में, क्यों ऐसा? क्योंकि जिनको सरकार की तरफ से तो शौचालय जिनको अभाव है उन्हीं वही जा रहे हैं। आज भी देखिएगा आप, शहर से जो बाहर से लोग आते हैं सुबह के समय में 5 बजे, 5:30, 6 बजे, अगर आप देखिएगा लोग जा रहे हैं। संख्या कमा है, लेकिन अभी भी लोगों के पास असुविधा है। अच्छा संजय जी, अब तो 5 सालों से आप वार्ड में नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर विजय प्राप्त की थी जी। क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी जीती, और अभी क्या पोजीशन लग रही है आपको? लोगों के दिमाग में था जो अच्छे दिन के लोग हैं, भाजपा आने से पूरा राम राज्य हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, 1 नंबर वार्ड में सब लोगों को 15-15 लाख रुपए मिल जाएगा।
सब लोगों को नौकरी मिल जाएगा, मतलब सब लोग ही खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन आप ही उसी इतना दुखी हो गए उस वार्ड के लोग, जो आप हम हाथ जोड़ के कर रहे हैं कि हे भगवान, आप भी उसी वार्ड में रहते हैं। जी हम हाथ जोड़ करके कर रहे हैं, और हमारे वार्ड के लोग हाथ जोड़ करके कर रहे हैं कि भाजपा यहाँ पर फिर ना आवे। ऐसा जो वहां की पार्षद है, जो वहां की पार्षद है, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो कई साल से लापता है, कई साल से लापता है। वो पूरे वार्ड का हमको लगता है कि उनको घूमे हुए सालों साल हो गया होगा। लोग मोदी जी को देकर के वोट दे दिए। लोग उस समय सोचे जो भाई अकाउंट में पैसा आएगा, जनधन योजना के तहत पैसा आ जाएगा, काउंसलर जीतेगी। संजय पाठक दूसरा जगह चला गया है, इस वार्ड में देखते हैं एक बार। लोग परेशान है। ड्रेनेज साफ सफाई के लिए 6-6 महीना हो जाता है। रास्ता, जो रास्ता टूट गया है उसका अरे रिपेयरिंग होना चाहिए, उसको 6 महीना साल 2 साल में उसका रिपेयरिंग होना चाहिए। रिपेयरिंग बंद है। लोग परेशान है। एक रेसिडेंशियल में साइन कराने के लिए लोग परेशान है। होल्डिंग नंबर, दर्शकों आपसे बता देते हैं ये संजय जी के आरोप है, और ये आप देख रहे हैं। और हम ये भी बता देते हैं, मौका मिलेगा तो जो वहां की पार्षद मालती रहा है उससे भी हम बातें उनको भी बुलवा लीजिएगा। इन सवालों का और जवाब हम जो जरूर- जो आरोप मैं लगा रहा हूं वो उनसे जरूर पूछिएगा, और कैमरा के सामने पूछिएगा। कितनी सच्चाई है इनके हमारे आरोपों में। वार्ड के लोग जो गरीब लोग हैं, हमने हजारों लोगों को होल्डिंग बना करके दिया था, और 12 रुपये 60 पैसा का कूपन उनका था। एक हम लोगों ने सिद्धांत लिया था कॉर्पोरेशन के अंदर में, गंगोत्री दत्त तो उस समय हमारी मेयर थी यहाँ की, और पूरा बोर्ड इस समय ऑल काउंसलर सिद्धांत लिए थे कि बस्ती इलाका के लोग टैक्स नहीं देंगे। 1 रुपये में, जो बस्ती स्लम एरिया जो है 154 154 बस्तियां, वहां पर 1 रुपये में लोगों को, सिलीगुड़ी में टोटल 154 बस्ती जी 1 रुपया करके उनको सिर्फ टैक्स देना होगा, 1 रुपया। लेकिन आज उसी होल्डिंग नंबर के लिए, होल्डिंग नंबर जो मेरा ये जमीन है, 1 कट्ठा जमीन है या आधा कट्ठा जमीन है या 200 स्क्वायर फीट जमीन है या एक घर है, उसके लिए आज हालात ये है जो वार्ड नंबर 1 में जो काउंसलर साहिबा हैं, उनके बायां और दायां के लोग हजारों रुपया गरीब लोगों से कलेक्शन कर रहे हैं। शौचालय के लिए जो 10,000 रुपया जो मिलता है, उसमें भी उनका बायां दायां का आदमी कमीशन चाहता है। प्रूफ है, जो कुछ उनको कमीशन वहां पर मिल जाए। अरे संजय जी एक बात बताइए, जी कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं हुए जी समय पर, जी आज परिस्थिति बदली नजर आ रही है, कहीं ना कहीं भाजपा का जोर नजर आ रहा है पूरे राज्य में। आप कितने सहमत होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन जो मीडिया की बात है उससे लग रहा है जी कि, तो आपको क्या लगता है कि अगर ये जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन जी। अगर पहले हो गए होते तब अच्छा रहता है ना, अभी होंगे तब अच्छा रहेगा टीएमसी की तरफ से? इस पर भी हम कह रहे हैं, लेकिन पहले वार्ड कंप्लीट करने दीजिए। अच्छा, थोड़ा पहले वार्ड कंप्लीट करने दीजिए। जो पेंशन है लोगों का, गरीब लोगों को जो पेंशन कॉर्पोरेशन से मिलता है, वो भी किसी से अंगूठा लगवा करके वो पैसा लेके आती है और अपने घर से बोलती है, जिनका 5 महीना का पैसा बाकी है, कॉर्पोरेशन में होता है फंड नहीं रहने से 2-4-5 महीना के बाद दिया जाता है, लेकिन 5 महीना का दिया जाता है, 3 महीने का दिया जाता है। पैसा अंगूठा लगवा के बोलते है तुम्हारे तो टाका से नौ। अगर किन्हीं का अगर 1500 रुपये अगर होता है तो उनको 500 रुपया दी है। ऐसा बहुत सारा प्रूफ है, लोग खड़ा करके बोल सकते हैं उनके मुंह के ऊपर में। बहुत कष्ट करके सूडा से, जब मैं बस्ती यूनियन का MIC था, सूडा से कष्ट करके सिलीगुड़ी शहर के उस समय के तत्कालीन जितने भी काउंसलर रहे होंगे 2009 से 2014 के बीच में, सब लोगों का जिस भी तरीका से कुछ न कुछ सब लोगों को अच्छा पास हुआ। किन्हीं के वार्ड में 100, किन्हीं के वार्ड में 200, किन्हीं के वार्ड में, हम लकी थे हमारे वार्ड में 500 लोगों को हो गया। तो अगर वो पैसा अगर काउंसलर अगर खा लेती है अपने बुजुर्गों के को दे करके, आप उसे क्या आशा कर सकते हैं? लोग डर से नहीं जाता है उनके पास। 1 नंबर वार्ड के लोग डर से नहीं जाते हैं काउंसलर के पास। जो जाएंगे तो वो केस करवा देगी, बोलेगी आया है हमको गाली देने के लिए। वो ऐसा कोई काम ही नहीं की कि वार्ड का कोई भी आदमी, एक महिला है नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वार्ड का कोई भी आदमी उनसे जाकर के अच्छा से बात करे, मैडम, दीदी,
चाची नमस्कार दीदी ये काम है। एक बस्ती स्लम एरिया में सैकड़ों रेसिडेंशियल एक दिन में लगता है। कोई बंधन से लोन उठाते हैं, कोई एसकेएससी लेते हैं, कोई कहीं से लेते हैं, लोगों को लगता है। रेसिडेंशियल के लिए आदमी नहीं है। पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से फरार है, वार्ड से फरार है। लोग परेशान हैं। कन्याश्री, रूपश्री, कोई स्कूल का कोई फॉर्म है, उसमें साइन करना है काउंसलर का। लोग परेशान हैं। पूरे वार्ड में, 1 नंबर वार्ड में 30,000 से ऊपर लोग रहते हैं। तकरीबन 11,000 वोटर है, लेकिन कहीं कुछ नहीं। इसलिए लोग अच्छे दिन को अब भूलने वाले हैं। भाजपा का जहां भी क्या हो, 1 नंबर वार्ड में नाम निशान मिटने वाला है। तो संजय जी, अब की बार मान लीजिए कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन होते हैं, जी अभी भूल जाए कि आने वाले विधानसभा हो रहे हैं, जी तो अब की बार तो आपका वार्ड सिंपल है, जी, सामान्य वार्ड है ना, हाँ सामान्य वार्ड। तो अब की बार तो आप लड़ना चाहेंगे, देखिए हमारे यहाँ होता है, और लड़ेंगे तो जनता कितना साथ देगी? क्योंकि आप आपने बीजेपी में भी आरोप लगाया जी तहस-तहस, जी, और अगर आपकी बात माने तो आप लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो टिकट जो होता है ना, ये टिकट खुद डिसीजन नहीं होता है। एक इसके लिए एक प्रक्रिया है। वार्ड कमेटी, टाउन कमेटी, जिला कमेटी, फिर राज्य अच्छा, कमेटी। सर 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 एक सेकेंड, राज्य कमेटी। तो जो राजनीति में है, लोग सोचेंगे, हम जरूर सोचेंगे एक दिन काउंसलर होंगे, हम जरूर सोचेंगे एक दिन एमएलए होंगे, हम जरूर सोचेंगे एक दिन सांसद होंगे, हम जरूर सोचेंगे, मन में होगा जो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। मैं सर, आपकी बात में आ रहा हूं और दर्शकों को भी बता देता हूं कि सिलीगुड़ी विधानसभा सीट में, और या तो पूरा लोकसभा ही कह दे, लेकिन सिलीगुड़ी विधानसभा सीट में हिंदी भाषी निर्णायक भूमिका में होते हैं। मैं संजय जी से भी ये सवाल करूंगा, निर्णायक भूमिका में होते हैं हिंदी भाषी। लेकिन संजय जी, मेरा आपसे, आप भी हिंदी भाषी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप हिंदी भाषी के बड़े नेता हैं, लेकिन मैं ये सवाल एक उठता है, लाजमी है कि आज तक कोई भी पार्टी, ये सिर्फ आपकी पार्टी से सवाल नहीं, सभी पार्टियों से है कि किसी भी पार्टी ने आज तक हिंदी भाषी कैंडिडेट पे क्यों भरोसा नहीं किया? क्या आपको लगता है कि हिंदी भाषियों में एबिलिटी नहीं है विधायक बनने की? हिंदी भाषी में एबिलिटी है, बहुत ज्यादा एबिलिटी है, लेकिन फिर ऐसा सिलीगुड़ी क्यों आज तक? सर, सिलीगुड़ी शहर में हिंदी भाषी संख्या में, विधानसभा, सिलीगुड़ी विधानसभा में संख्या करीब करीब बराबर के तरफ जा रहा है। एक निर्णायक भूमिका में है कि बराबर के तो तरफ। उन्हें मौका क्यों नहीं मिला? हाँ, मिलना लेकिन, चाहिए कि नहीं? आप इस बात से सहमत है कि नहीं? ये तो मान लीजिए कि टिकट, हम यही बात आपको बोल रहे थे, ये टिकट जो है, ये हमारी राज्य कमेटी ठीक करती है। देखिए, आपकी राज्य कमेटी, मैंने फिर ये सवाल उठाया था, आप एक राजनेता है और हिंदी भाषियों का एक सेंटिमेंटल है। तो आज तक संजय जी, किसी भी, कोई भी जो बड़ी पार्टी की अगर हम बात करते हैं, तो किसी भी पार्टी ने अभी तक, आज तक हिंदी भाषी पर भरोसा नहीं किया। इससे आपकी पार्टी भी अछूती नहीं है, क्या कहेंगे? ये तो राज्य कमेटी ठीक करती है, ये हम लोगों के हाथ में और कंट्रोल में है नहीं। राज्य कमेटी जो हमारी दीदी अगर चाहेगी, जिन्हें चाहेगी, उन्हें टिकट मिलेगा। तो आप हिंदी भाषी ऑल पॉलिटिकल पार्टी, ऑल, चाहे वो कांग्रेस हो, सीपीएम हो, भाजपा हो, कोई भी हो सकता है कि कुछ हिंदी भाषी में उस तरह से सामने नहीं आ रहे हैं, इसलिए अभी तक कोई पार्टी टिकट नहीं दिया होगा। जिस दिन आप कहना चाह रहे हैं कि हिंदी भाषियों में प्रतिभा की कमी? जी नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं। जिस दिन राजनीतिक प्रतिभा, एक प्रतिभा अलग हो गया, एक हो गया राजनीतिक प्रतिभा। जो लोग 18 घंटा काम कर रहे, हो सकता है कुछ कमी रहा हो, वो आने वाले दिन में हो सकता है। आपसे मैं सवाल करूं कि अगर किसी हिंदी भाषी को टिकट मिलने की बात आए, तो क्या आप समर्थन करेंगे? आप कहेंगे कि मिलनी चाहिए? ये आप फंसाने वाला काम कर रहे हैं। नहीं, पार्टी डिसीजन, फाइनल डिसीजन। पार्टी अगर किन्हीं पार्टी को दरकिनार कर दे, पार्टी अगर के जिन्हें टिकट देगी उन्हें समर्थन करेंगे। हम लोग एक कार्यकर्ता है, पार्टी का आदेश सर पे होगा। और हमारी पार्टी जो है, अच्छा, आप सर हमारी पार्टी जो है, ये पहले दिन से ही ये किसी जाति और व्यक्ति पर केंद्रित नहीं है। हिंदी भाषी, बंगाली भाषी, मारवाड़ी भाषी, पंजाबी भाषी, नेपाली भाषी, मराठी भाषी, गुजराती भाषी, हमारी पार्टी सबका मिश्रण है। अच्छा, आरोप तो इसीलिए हिंदी भाषी को सिर्फ ये करना। आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पे भी लगते हैं कि जातिगत राजनीति करती है, सांप्रदायिक राजनीति करती है, और कहीं ना कहीं आरोप
तृणमूल कांग्रेस में भी लगते हैं कि सांप्रदायिकता की बात करते हैं। हमारे पार्टी कहीं एक उदाहरण दिखा दीजिए, कहीं एक उदाहरण दिखा दीजिए। लेकिन भाजपा का तो जन्म ही हुआ है वो सांप्रदायिकता के तौर पर। उनका जो जन्म हुआ है पार्टी का, हम लोग गांधी जी को प्रणाम करते हैं और लोग नाथूराम गोडसे को प्रणाम करते हैं। सिर्फ गांधी जी का चश्मा जो उनको स्वच्छ भारत के लिए यूज करते हैं। प्रभा ठाकुर भोपाल की सांसद खुलेआम तौर पर गांधी जी को गाली दी। इस तरह का बहुत सारा घटना है जो हम लोग गांधी जी को प्रणाम करते हैं, आदर्श मानते हैं, बापू पूरे देश के, और लोग नाथूराम गोडसे को मानते हैं। अच्छा संजय जी, ये बताइए कि अभी जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां तैयार हो रही है, 10 साल से आप राज्य सरकार में हैं, आपकी राज्य सरकार चल रही है और विधानसभा चुनाव होने, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि उत्तर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कितनी सफल होगी? उत्तर बंगाल में इस बार तृणमूल कांग्रेस, जो हमारे लीड नेतागण हैं जिला के या राज्य कमेटी के, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग एक सीख लिए हैं, लोकसभा चुनाव के बाद एक सीख लिए हैं कि हमको अपना कार्यकर्ता को और मजबूत करना होगा। जो कचरा है वो बाहर चले जाए, जो साफ सुथरा है वो साथ में रहें। आपकी पार्टी से बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे जो हैं। हमारे पार्टी का कचरा होगा वो जाएगा ही जाएगा, तो कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो विधायक स्तर का हो, चाहे जिला स्तर का हो, चाहे राज्य स्तर का हो। जो भाजपा के साथ पैक्ट होगा। तो क्या वजह हो सकती है कि पार्टी के इतने ज्यादा एमएलए, विधायक और जो नेता हैं टूटकर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं? अति महत्वाकांक्षी, बोले ना आपको राजनीति में होता है, जो एमएलए बने, मंत्री बने, सांसद बने, जो राजनीति करेगा उसको होना चाहिए, अगर नहीं कर रहा है तो वो गलत है। लेकिन अति जो जब हो जाता है, अति जब किसी को अगर दीदी का ही कुर्सी चाहिए तो उसको तो जाना पड़ेगा। तो जो गलत है, कचरा है, वो लोग जाएगा। और जो अच्छे लोग हैं, जो पार्टी के पुराने लोग हैं, जो सही लोग हैं, जो पहले दिन से पार्टी किए हैं, वो लोग फिर से पार्टी को मजबूत करेंगे। नए लोग, दीदी का संदेश है सब लोगों के बीच में, जो घर घर जाइए कार्यकर्ताओं और मेलजोल बढ़ाइए। जो गलत आदमी है उनको साथ मतलब अलग करिए उनको। हमारे जिला सभापति जी का भी यही निर्देश है कि जो गलत लोग हैं उनको अलग करिए, दूर करिए। जो जाना चाहते हैं वो स्वेच्छा से जा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। भाजपा का चरित्र तो हम लोग 8 तारीख को देखे सिलीगुड़ी शहर में। सारा दिन भगवान का नाम, और खुलेआम तौर पर दिन के 12 बजे एयरव्यू मोड़ में दुर्गा माता का पोस्टर जला रहा था। उल्टा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप है कि पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई, निहत्थे कार्यकर्ताओं को मारा गया। वो तो जुडिशियल मामला है, सीआईडी और कौन कौन वो लोग देखेंगे, उस पर बहस करना ठीक नहीं होगा। लेकिन हम लोग जो आप ही के चैनल के माध्यम से देखे थे 8 तारीख को, जो एयरव्यू मोड़ में जो जय श्री राम सिर्फ मुंह से उच्चारण करते हैं, उसका क्या मतलब होता है, क्या होना चाहिए, वो तक नहीं करते हैं। माँ दुर्गा को वहां पोस्टर जला रहे थे, हम लोग वो भी दिन देखे। हाथ में झंडा लेकर के, भाजपा का झंडा लेकर के। जय श्री राम बोलना खराब है? 100 बार बोलेंगे, लेकिन उसके लिए बोलने के लिए जगह चाहिए। 100 बार हम बोलेंगे जय श्री राम, लेकिन उसके लिए बोलने के लिए जगह चाहिए। कहाँ बोले? हर हिंदू अरे उसके लिए पूजा है, पर्व है, त्योहार है, कि आप जहां तहां आप टॉयलेट में वहां बोलिएगा, आप कहीं जा रहे हैं सरकारी कोई प्रोग्राम में वहां बोलिएगा, आप खाना खा रहे हैं उससे में बोलिएगा। एक बोलने का पूजा का एक समय होता है। अगर उसी को बोल दिया जाए राम नाम सत्य है तो क्या होगा? बुरा नहीं मानेगा, ये तो सही है, राम नाम सत्य है। लेकिन जब अर्थी जब लेके जाते तब बोलता है राम नाम सत्य है, वहां भी राम का नाम होता है। माने आपके हिसाब से जगह विशेष पर उच्चारण होना चाहिए? जी, ये होना ही चाहिए। पूजा पाठ जब भी होता है। संजय जी, आप संगठन से जुड़े हैं, तृणमूल कांग्रेस के संगठन से जुड़े हैं, टाउन प्रेसिडेंट है आप, तो कितनी मजबूती है तृणमूल कांग्रेस में सिलीगुड़ी टाउन में? तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से
मजबूती के साथ अपना काम कर रहा है। हमारे टाउन के अंदर में जो भी वार्ड हैं, उस वार्ड में वार्ड कमेटी, बूथ कमेटी, एरिया कमेटी और पारा कमेटी, हम लोग सभी पर ध्यान दे रहे हैं और हर जगह सांगठनिक, हर जगह मजबूती के साथ। कुछ जगह था कमजोरी, हम लोग थे, ऊपरी तौर पर लग रहा था कि सब ठीक है, लेकिन अंदरूनी तौर पर कुछ खराब था। उसको हम लोग मजबूत कर रहे हैं जिला सभापति के नेतृत्व में और हमारे वार्ड सभापति जी के साथ मिल करके हम लोग सांगठनिक बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ ये करेंगे। उग्र तो आपके कंधों पे तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मान लीजिए सिलीगुड़ी टाउन के आप प्रेसिडेंट हैं, तो यहाँ विधानसभा सीट निकालना आपके लिए एक चुनौती होगी, और ऐसे में आप कितना सफल मान रहे हैं कि आप निकाल लेंगे? सिलीगुड़ी विधानसभा इसलिए इस बार जीतेंगे कि 5 साल लोग सीपीएम को देख लिए। जो यहाँ के विधायक थे वो चिट्ठी बाबू उनको नाम दे दिया गया। वो डेली चिट्ठी लिखते हैं, किछु पेलमना, किछु पेलमना, किछु किनको पेलमना। लिखते हैं? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, अशोक बाबू डेली चिट्ठी, किछु पेलमना। अरे भाई, आप शहर के महानागरिक हैं, बंगाल सरकार में इतना दिन मंत्री रहे, शहरी विकास मंत्री रहे आप, शहर का विकास आपका मेन जिम्मेवारी था। यहाँ के भी विधायक हैं, डेली चिट्ठी। इसलिए लोग इस बार सिलीगुड़ी विधानसभा में हमारे पार्टी को दोनों हाथ से अपना आशीर्वाद देंगे। लोग परेशान हैं। आप अगर भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा कार्यकर्ता, आप उनको भी आप पूछो ना, आप वो भी कहेंगे नहीं, एक बार आ जाना चाहिए। तो इस बार भाजपा से कितनी कड़ी टक्कर मिलने वाली है आप लोगों को? देखिए, भाजपा से टक्कर कर कुछ नहीं है। अगर सच्चाई अगर पूछिएगा तो भाजपा से टक्कर सब कुछ नहीं है। वो एक सोशल मीडिया है, विशेष करके युवा को इस तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है कि मतलब तुरंत धार्मिक बात में आ जाते हैं। मैं संजय पाठक 365 दिन जब तक पूजा नहीं करता हूं तब तक खाना नहीं खाता हूं, चाहे उसके लिए जितना समय हो जाए। दुर्गा पूजा में 11 दिन तक उपवास करता हूं, 9 दिन, और जब तक मूर्ति विसर्जन है तब तक उपवास। प्रत्येक साल 25 साल से 26 साल हो गया देवघर पैदल। अभी अगर भाजपा वाले अगर हमको अगर सिखाएंगे धर्म का बात, कैसे मानेंगे हम थोड़ी धर्म विरोधी हैं। तो धर्म के आड़ में लोगों को दिमाग को डाइवर्ट करके वोट लेने का काम सिर्फ ये करेंगे। इनका सोशल मीडिया में, जैसे कि मान लीजिए आपका खबर समय हिंदी भाषी में आज के दिन में मेरे ख्याल से उत्तर बंगाल में नंबर 1 है आपका, लाखों फॉलोअर्स है, लोग प्यार करते हैं। लेकिन हम लोगों का ऐसा बहुत सारा कार्यक्रम होता है सारा दिन में, हमारे मंत्री जी के द्वारा, हमारे पार्टी के द्वारा, हमारे वार्ड के द्वारा, कि आप लोगों से हम लोगों का सही संपर्क नहीं हो पाता है। हमारा सारा दिन में अगर पार्टी का 20 जगह अगर कार्यक्रम होता है, 20 जगह, चाहे वो जिला स्तरीय कार्यक्रम हो, वार्ड स्तरीय हो या ब्लॉक स्तरीय हो, तो आप लोग 1-2 को कवर कर पाते हैं, 17-18 छूट जाता है। भाजपा का क्या होता है सर, संजय जी, तो हम कहीं माने कहीं ना कहीं आपकी सोशल मीडिया टीम कमजोर है। हाँ, ये कमजोर है, इस बात को हम मान रहे हैं। आज का युग सोशल मीडिया का कम्युनिकेशन गैप है, तो भाजपा इसमें नंबर 1 है। इसको सुधारेंगे आप? जी, भाजपा इसमें नंबर 1 है। अगर 5 आदमी अगर बैठ कर मीटिंग करेंगे, ऐसा फोटो लेगा जो लगेगा वहां 55 आदमी है। वो सिर्फ सोशल मीडिया में ऊपरी तौर पर ही सिर्फ वो आगे बढ़ रहे हैं, एक माहौल क्रिएट करवा रहे हैं कि हम लोग सरकार में आ रहे हैं, लेकिन जो आदमी बोलने वाला आप उसको पूछो कि क्या होगा, आके दीदी हमारा क्या प्रॉब्लम, हमारे पार्टी में क्या प्रॉब्लम है। आज 2011 से लेकर के 2020 तक क्या यही माहौल था हमारे बंगाल का? 2011 से लेकर 2020 तक क्या 21 तक क्या यही रास्ता था? टाइम की भी पाबंदी है, टाइम भी बहुत है, शॉर्ट में आपसे और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या लग रहा है आपको चुनावों को लेकर, क्या लग रहा है कि कितनी विधानसभा सीटें लगभग, एक आपका आइडिया कि तृणमूल कांग्रेस को मिल जाएगी? 200 प्लस।
दिल्ली में आपको याद होगा 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में 7 सीट वहां पर भाजपा जीत गया और प्रत्येक वहां 70 विधानसभा है, 70 विधानसभा में एक एक विधानसभा में 2-2 केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, 3-4 MP और 5-10 MLA पूरे देश के वहां पर ऑब्जर्वर बनाए गए थे। सब लोग बोले थे कि इस बार तो अब, चूंकि कुछ दिन पहले ही वहां 7 के 7 लोकसभा बीजेपी जीती, लेकिन जब रिजल्ट हुआ तो मोदी जी मुंह छुपा करके, अमित शाह जी मुंह छुपा करके, जितने भी उनके वरिष्ठ नेता सब मुंह छुपा करके 1 महीना तक दूर दूर रहे। दिल्ली की जनता महान, दिल्ली की महान जनता आपके सोशल मीडिया में भाजपा को लहर दे रही थी। संजय जी जानना चाहेंगे आपकी नजर में क्या वजह रही कि 7 लोकसभा सीटें जीती और उसके बाद इतनी बुरी हार, तो इसके वजह क्या वजह हो सकती है? क्या उसका कहीं अनुसरण आप बंगाल में करेंगे? बंगाल में वही हो रहा है, सोशल मीडिया में सिर्फ जो हो, लेकिन आप आम आदमी, मुख्यमंत्री पद के दावेदार, किसी भी सोशल मीडिया में आप चले जाइए, न्यूज चैनल में चले जाइए, मुख्यमंत्री पद की दावेदार नंबर 1 हमारी दीदी है, नंबर 1। हाँ, ये तो कह सकते हैं उनके टक्कर में कोई भी नहीं है। कांग्रेस के लिए एक राहत की बात हो सकती है तृणमूल कांग्रेस के लिए, क्योंकि जहां से लगातार टूट की खबर आ रही है, उसी में एक अगर हम बात करें जो सर्वे, जो वोट पूर्व जो सर्वे हो रहे हैं उसकी अगर एक बात करें तो कहीं ना कहीं सर्वे में दिखाया गया है कि अभी भी जो पश्चिम बंगाल में अगर लोकप्रिय मुख्यमंत्री है तो ममता बनर्जी है। ये आपके लिए कह सकते हैं कि एक राहत की बात। अगल बगल में कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है उनके अगल बगल में मुख्यमंत्री पद के दावेदार में। उनको 50% मिलता है तो किसी को 12% मिलता है। ये तो प्रधानमंत्री का वोट नहीं होगा, मुख्यमंत्री का वोट होगा। कौन बंगाल चलाएगा अच्छा से? कौन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चल सकता है? हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी, नेपाली भाषी सबको लेकर के चल सकता है? ये सिर्फ एकमात्र दीदी है। दीदी ही पूरे बंगाल को जो जितना बोल ले, लेकिन दीदी ही एक करिश्माई नेत्री है कि पूरे बंगाल को एक सूत्र में डाल सकती है और सबको एक साथ लेके जा सकती है। बिल्कुल दर्शकों, टाइम बहुत कीमती होता है और टाइम की एक पाबंदी होती है। तो संजय जी से बहुत सी बातें हुई और आज से जैसा कि मैंने कहा कि हम रोज मिलाएंगे आपको एक राजनीतिक प्रतिनिधि से, और इसमें शामिल होंगे हमारे स्थानीय नेता जिनके जो विचार है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और आप भी लगातार खबर समय पर बने रहेंगे, क्योंकि आप भी अपने जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। और अगर हो सकता है कि लाइव के दौरान हम आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो आप जरूर अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार या फिर जो आरोप प्रत्यारोप है उनका खंडन भी कर सकते हैं या फिर आरोप लगा सकते हैं आप कमेंट्स के माध्यम से। और जो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद रहेंगे वो जरूर देखेंगे, पाठक जी भी जरूर देखेंगे कि आज जो इन्होंने आरोप लगाए हैं या जो बातें कही है उससे कितने सहमत। अगर आप सहमत है तो भी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से विचार दीजिए, और असहमत है तो भी आप अपने विचार दीजिए। विदा लेंगे उससे पहले संजय जी से हम जरूर कहेंगे, संजय जी आप अपने कार्यकर्ताओं से या सिलीगुड़ी की जनता से कुछ कहना चाहेंगे तो संक्षेप में कह सकते हैं, कुछ अपील कर सकते हैं। जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है पूरे शहर के साथ साथ पूरे बंगाल में, एकमात्र दीदी ही हैं जो सबको एक सूत्र में बांध सकती है और सबको एक साथ लेकर के चल सकती है। इसलिए दीदी को सब लोग आशीर्वाद दीजिए। इस बार सिलीगुड़ी नगर निगम और सिलीगुड़ी विधानसभा तृणमूल कांग्रेस को आप आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। तो दर्शकों ये देखिए बात, और ये थे संजय पाठक जो कि 1 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद, MIC भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में तृणमूल टाउन कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और इनसे हमने बातें की और ऐसी ही बातें आपको आने वाले दिनों में बहुत सी मिलेगी। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।